नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लीप हुई है एआई की दुनिया में। जो एआई का इस्तेमाल है, जो जनमानस तक पहुंचाना है, उसको इस प्रकार से सरल रूप से लेकर के आया जा रहा है एक छोटे से डिवाइस के द्वारा, जिसका नाम है रैबिट R1। अब दोस्तों, ये डिवाइस इतना ही अगर आप देखें तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को इंटरवीव किया है कि जो एप्स का माया जाल हमें अक्सर देखने मिलता है कि आपको टिकट बुक करना है तो मेक माई ट्रिप ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं या क्लियर ट्रिप कर रहे हैं। होटल्स बुक करने के लिए अलग है, वैसे ही टैक्सी के लिए अलग है। ट्रिप प्लान करना है तो कहीं और जा रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ हमेशा से बदल जाएगा, क्योंकि ये जो रैबिट R1 है, ये आपके लिए सब कुछ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आईफ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट को पूर्ण रूप से झकझोर दिया है इस चाइनीज़ प्रोडक्ट ने। दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट कहना गलत होगा, क्योंकि बनाने वाले ज़रूर चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन ये जो पूरी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, ये यूएस में डेवलप हो रही है। मानो जैसे शी जिनपिंग ने जो ब्लंडर किया है, उसका खामियाजा अब चाइनीज इकोनॉमी भुगत रही है। चाइना जो पा सकता था, वो सब कुछ अब यूएस कहीं ना कहीं हड़प रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस न्यूज में काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 10 मिलियन इन प्री ऑर्डर्स हो चुका है, कई यूनिट्स बिक चुके हैं। रैबिट की बात करें दोस्तों, बस ये $200 का एक एआई पावर्ड गैजेट है। भारत की बात करें तो करीबन 16,000 रुपए का है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये बहुत बड़ा हिट हो गया है। प्री ऑर्डर्स पे प्री ऑर्डर्स आ रहे हैं, और चाइना में ये जो आप न्यूज़ नीचे में देख रहे हैं, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का है। वहां पर भी वो अब देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट चाइनीज हो सकता था, ये प्रोडक्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकता था, लेकिन शी जिनपिंग की गलती की वजह से इसे वेस्ट हड़प रहा है। तो दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के से ये अनुरोध है, आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, एंड जैसी भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में बैठे हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद होगा। तो मेक श्योर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यहाँ पर एज यूजुअल जब भी बात होती है टेक्नोलॉजी की, हमारे साथ जुड़ते हैं अनादि। तो अनादि, क्या है ये टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स क्या हो रही है, क्या चाइना बस मिस करता जा रहा है हर रोज, और क्या है ये रैबिट R1, इसके बारे में हमें जरा बताएं, है क्या ये चीज आखिरकार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनादि, बाय द वे। एंड थैंक यू सो मच किंजल फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो बिल्कुल बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये रैबिट R1 जो डिवाइस है, दिस इज द नेक्स्ट आईफोन ऑफ एआई। और सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी दी कि ये जो प्रेजेंटेशन दी है रैबिट वन R1 के फाउंडर ने, उन्होंने बोला, सत्या नडेला ने, कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशंस सिंस लॉन्च ऑफ आईफोन। तो इंडस्ट्री में इसमें बहुत न्यूज़ जनरेट हुई है और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने ट्राई किया, उनके रिव्यूज भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। तो क्या है ये चीज़, क्या है रैबिट R1? तो इसके कुछ की फैक्टर्स की जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि पहला तो ये एक एआई ड्रिवन वॉइस कंट्रोल डिवाइस है। तो दुनिया में ये सबसे पहला डिवाइस है जो पूरा ही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और पूरा जो ये डिवाइस है सिर्फ वॉइस कंट्रोल से चलता है। इसमें बहुत कम बटन्स और बहुत कम कीबोर्ड और उस तरह की फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं दी है। जो फाउंडर है उनका ये मानना है कि आप बात करके वॉइस से इसको कंट्रोल करें। और दूसरा जो इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें एप्लीकेशन नहीं है। तो जैसे हम लोग यूपीआई, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, ये सब यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और इससे क्या है कि बहुत लोगों का बोलना है कि इससे एक क्लटर क्रिएट हो गया है आपके फ़ोन में। और आप पूरे दिन बस ऐप से इधर उधर जूझते रहते हैं और उससे आपके दिमाग में भी एक तरीके का क्लटर क्रिएट होता है। तो ये फाउंडर ने बोला है कि भाई हम तो ये सब में विश्वास ही नहीं रखते, हम एक ऐसा बनाएंगे सॉफ्टवेयर, ऐसा एक डिवाइस बनाएंगे कि आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल मत करो। बस आप मेरे डिवाइस को बता दो कि मुझको खाना ऑर्डर करना है, डिवाइस अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि कौन सी एप्लीकेशन में जाना है और कहाँ से क्या ऑर्डर करना है। और इसका हम थोड़ा डेमो भी देखेंगे। तीसरा जो इसका मेन है पॉइंट वो ये है कि इन्होंने खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है जिसको रैबिट ओएस ये लोग बोल रहे हैं। और एक नया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कॉल्ड लार्ज एक्शन मॉडल, लैम। तो इनका बोलना ये है कि अभी तक जो हम चैट जीपीटी और ये चैटबॉट बेस्ड टेक्नोलॉजी हम जो देख रहे थे, ये बोल रहे हैं कि ये तो एक ही लेवल है। दूसरा जो पड़ाव या दूसरा जो बड़ा लेवल है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो अपने आप ही ना सिर्फ आपकी बातों को समझ पाएगी, लेकिन
सिर्फ ना समझेगी, वो एप्लीकेशन में जाके एक्चुअल स्टेप्स यूज़ करेगी। तो इन्होंने क्या किया, खूब सारे लोगों की टीम बैठाई और उनको बोला कि आप एप्लीकेशन सारे यूज़ करो। तो इन्होंने सारे उबर, ओला जितने यहाँ जो यूएस के जो एप्लीकेशंस हैं, उसपे लोगों को बोला कि आप इसको ट्राई करो और पूरा वो जो बिहेवियर है यूज़र का, कहाँ पे टैप कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, सेटिंग पेज क्या होता है, कहाँ पे लोग अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, कैसे वो ओटीपी डाल रहे हैं, वो सारा मशीन ने समझ लिया है। और फिर ये जो लार्ज एक्शन मॉडल है, जब आप कुछ बोलते हो तो ना ही ये समझ जाता है, उसको समझ के ये दूसरे एप्लीकेशंस में पूरे वो स्टेप्स रेप्लिकेट करेगा, जो एक ह्यूमन करता होगा, सेम चीज़ को ये चलाएगा लार्ज एक्शन मॉडल और आपके लिए कुछ आप जो चीज़ करना चाहते हो, टास्क आप जो अपने फ़ोन पे करना चाहते हो, वो करके देगा। वाह। तो ये इसके 3 या 4 मेन पॉइंट्स हैं और जिसकी वजह से पूरा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इस समय, बिल्कुल इसी की बात कर रहा है। प्राइसिंग भी काफ़ी रीज़नेबल है, 199। हालाँकि अभी फाउंडर ने बोला है कि ये फ़ोन को रिप्लेस नहीं करेगा, ये आपके फ़ोन के साथ चलेगा। लेकिन बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये चाहें, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो ये एक नया तरीका हो सकता है, जिससे हम फ़ोन यूज़ करें। तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये कंपनी की भी थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ, कंपनी का नाम है एक बार टीनेज अनादि इसका इंजीनियरिंग। जो आपने जी, वो बनाया था, जो दिखाया है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो यूजर्स के लिए थोड़ी आसानी से वो सरलता पूर्वक समझ पाएंगे, एक बार वो दिखा दें आप तो। एक बार वो देख लेते हैं। जी, ये मैंने खास ढूँढ के निकाला जो इसको की जो हमने बात की फीचर्स की उसको बताइए। ओके, तो ये फाउंडर हैं इसके जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है और इनकी भी हम बात करते हैं, बहुत ही रोचक इनकी जर्नी रही है, उस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोग पहले आप डेमो प्ले कर दीजिए इसका। With the push to talk button, you don't need to say anything to wake it up. Just press and hold the button and talk like a walkie talkie and get a response 10 times faster than most of the voice AI projects. Get me a 12-inch pizza from Pizza Hut delivered to here. The most ordered option on the app is fine. Ordering a 12-inch pizza from Pizza Hut. Since you mentioned that the most ordered option is fine, I will select that for you. I just created an order for a 12-inch pizza. It's going to be hand-tossed with a classic marinara sauce and topped with regular cheese. Please confirm your order. That sounds pretty good. I just confirmed the order here. Now I'm waiting for my pizza. Instead of more complex actions that may take multiple apps to finish on a smartphone. For example, if I want to plan a trip to London, I can just describe what I wish in full to R1. I want to take my family to London. It's going to be two of us and a child age 12. We're thinking of January 30th to February 5th. Can you plan the entire trip for me with like cheap non-stop flights, grouped seats, a cool SUV, and a nice hotel that has Wi-Fi? Exploring ticketing options to make your trip a reality. For your trip, I found various flight options, a range of hotels to choose from, and car rentals available. Please confirm each option individually for further details and booking. Could you come up with a schedule for fun things to do while I'm over there? I have prepared a detailed travel plan for your trip. In summary, you will be exploring London's iconic landmarks, visiting museums, enjoying delicious meals at local restaurants, and experiencing the vibrant atmosphere of different neighborhoods. Navigation details are also prepared, and I can help you book tickets for any events you'd like to attend. R1 just planned the entire trip for me. That's awesome. But it seems like this is a little bit too intense. Can you plan an easy schedule for us? Sure, I'm working on it. Please take a look at it and let me know what you think. It gave me a more relaxed schedule every day with all the details. Sounds really good. And I just confirmed that. I can foresee a wonderful trip. काफी रिवॉल्यूशनरी है, मतलब ये काफी सरलता पूर्वक काम निपटा रहा है। वैसे ये काम चैट जीपीटी कर सकता है क्या, ये जो ट्रिप प्लानिंग वगैरह की, लेकिन आपके लिए ऑर्डर नहीं बुक कर सकता। यही इसका एक यूएसपी, यही इसका कोर एडवांटेज है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे थे रियल टाइम था, तो ये जो फाउंडर है इन्होंने जब ये डेमो किया तो आपने देखा होगा कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्सेज़ आ रहे थे बहुत और ये फास्ट। एक्चुअल में इसकी स्पीड है। तो एक जो इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जो आ रहे हैं टूल्स, ये बहुत ही फास्ट है। लाइक इन्होंने क्लेम किया है कि 10 टाइम्स फास्टर है और जिन लोगों ने इसको टेस्ट किया, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आता है। तो एक तो इसकी ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है कि एकदम फटाफट आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आप सिस्टम से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आपके लिए कोई एजेंट काम कर रहा है।
दूसरा ये कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी, सिरी, अलेक्सा, ये अभी भी बहुत सारी इन एप्लीकेशंस के अंदर जाके काम नहीं कर सकती हैं। तो जैसे बुक करना है, तो इन्होंने जैसे दिखाया कि बुकिंग की, तो अभी भी अलेक्सा ये सब बुकिंग नहीं कर पाते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यूआरएल या पेज का लिंक दे देंगे, बट उसके बाद में आपको ही कुछ चीज़ें उसमें एक्शंस करने होंगे वेबसाइट में। तो राइट। यहाँ पे ये जो इनका पूरा बनाया है इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी है, ऐप बनाई है, इसमें ये ऑटोमेटिकली सब आपके लिए करके दे देगा। और वाह। तीसरा इसका जो स्ट्रेंथ है, अभी तक जितने ये एप्लीकेशंस रहे हैं, अलेक्सा, सिरी, ये वॉइस डिटेक्शन अभी भी इनका बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो चैट जीपीटी तो टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो उसको समझ पा रहा है, सिरी, अलेक्सा आपकी आवाज़ समझने की ट्राई करते हैं, बट उसमें भी अभी भी बहुत खामियां हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन जितने अभी तक लोगों ने इसको यूज़ किया है, वो बोल रहे हैं कि इतना प्रिसाइज, इतना एक्यूरेट वॉइस डिटेक्शन उन्होंने कहीं नहीं देखा है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जितनी कंपनियां हैं, सैमसंग, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब टेक वर्ल्ड के दिग्गज दशकों से इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हम कैसे वॉइस के थ्रू इंटरैक्शन क्रिएट करें, कैसे वॉइस से लोग यूज़ करें उनकी टेक्नोलॉजी, और ये अभी तक कर नहीं पाए हैं। और ये कंपनी है जो 2 या 3 साल से बस इन्होंने काम किया होगा, और 3 साल में इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो और कोई भी ये बड़ी कंपनी कर नहीं पाई है, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। एक तरीके से नया एक लेवल पे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को लेके गई है, और डेफिनेटली इससे फ़ोन का जो पूरा फ्यूचर है स्मार्टफ़ोन का, ये शायद ये चेंज होने वाला है। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि ये जो एप्पल के जो फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स, जो सैमसंग के जो फाउंडर हैं, उनको रात में अभी नींद नहीं आ रही होगी। स्टीव जॉब्स तो स्वर्गीय है, लेकिन ऊपर में भी स्टीव जॉब्स स्वर्गीय हैं, आई मीन टिम कुक, सॉरी। जी। स्वर्गीय हो या नरकीय, शायद मतलब अंग्रेजी में वो कहावत है ना कि कब्र में वो टॉस कर रहे होंगे तो हो कुछ। सकता है कि स्टीव जॉब्स हेवन में या जहाँ भी कहीं वहाँ भी ये टॉस कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी नो कंसेप्ट डाउट। या चीज़ है। यूजुअली एप्पल से उम्मीद की जाती है इस प्रकार का रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट डिलीवर करे, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि चाइनीज एंटरप्रेन्योर है तो प्रिवेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से प्रिवेसी इन्वेजन होती है, तो यहाँ पे वो स्पेशली बटन है, वो बटन दबाने पे ही डिवाइस सुन पाता है, अदरवाइज नहीं सुनता है। तो प्रिवेसी का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। बहुत इन्होंने फोकस किया है, इनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी इन्होंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्पष्ट करके बोला कि हम लोग कोई भी डेटा रीड नहीं करते हैं, जब तक आप बटन नहीं दबाते तब तक हम आपका सुनेंगे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। और एक इसकी एक और खासियत ये है कि कोई भी ये जो वॉइस जो है, जो डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत सारा जो आपका वॉइस रिलेटेड जो प्राइवेट डेटा है, उसको ये भेजते ही नहीं है डिवाइस से बाहर। ओके। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है अमेज़न और गूगल के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा डेटा को अपने अपने पास में बुलाया है, लाइक उनके जो सर्वर होते हैं वहाँ पे डेटा आता है, स्टोर होता है। एप्पल ने कुछ हद तक बोला है कि हम डेटा भेजेंगे नहीं, तो उनका थोड़ा प्राइवेसी में स्ट्रांग है। और इन्होंने भी मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ये सब देखते हुए इन्होंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि बिल्कुल डेटा बाहर जा नहीं रहा है। तो आदि यहाँ पे आप जो वॉइस की बात कर रहे हैं, ये बायोमेट्रिक डेटा, मतलब जो आपके वॉइस पैटर्न, स्पीच रिकॉग्निशन जो आपको आइडेंटिफाई करता है, मेटा डेटा जैसा जिसको कहते हैं आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो उसकी बात कर रहे हैं। वो मेटा डेटा जो है वो क्लाउड पे नहीं जाएगा, वो यहीं पर स्टोर्ड रहेगा जो आपको रिकॉग्नाइज कर सके। जो आपके वॉइस के पैटर्न्स हैं और किस तरह की आप बात कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखता भी है मशीन। हम्म। टोन क्या है, इसके प्रेफरेंस क्या है, वो सारा इस डिवाइस पे ही रहेगा। उसको ये लोग जो अपना क्लाउड या जो सर्वर बोलते हैं, उधर ये लोग उस डेटा को भेजेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो नादी इतना सस्ता कैसे है? $199 में इस प्रकार का प्रोडक्ट है, तो मतलब 16,000 रुपये भारत में है। यूएस की परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार देखे तो ये और भी वहाँ के हिसाब से तो ये दिस इज वेरी चीप, वेरी चीप। वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, भारत के हिसाब से भी इट इज अफोर्डेबल रेंज। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड कर सकती है, मैं नहीं कहता भारत में सब कोई कर सकते हैं, लेकिन यूएस के अनुसार तो ये घर घर पहुंच सकता है। तो कैसे है इतना सस्ता? मतलब क्या इसकी पूरी प्रोसेसिंग जो हो रही है उसमें कुछ अलग रखा गया है? क्या है ये पूरी कहानी? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस पे बहुत लोगों को कंसर्न तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत लोग अचंभित थे, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हो या जब आप ये रन करते हो मॉडल्स, और आप जब ये एक्शंस ले रहे हो कि डेटा जा रहा है ऊबर में कुछ ऑर्डर हो गई कैब, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड में खूब सारे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, तो कॉस्ट भी बहुत हाई होती है।
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी है बहुत ही महंगी है इस समय, उतनी सस्ती नहीं है हुई है। तो उसके कंपैरिजन में ये जो कॉस्ट है $200 ये बहुत ही रीजनेबल है। और मुझे लगता है कि इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि ये शायद जानबूझ के अभी प्राइस को थोड़ा कम रख रहे हैं, ताकि लोग इसको अडॉप्ट कर पाएँ, खरीद पाएँ, और हो सकता है फ्यूचर में इसकी प्राइस थोड़ी-सी बढ़ा दें। और राइट। इसका रीज़न एक ये है क्योंकि ये अभी भी जो ये फाउंडर है ये बोल रहे हैं कि ये आपका जो डिवाइस है, ये स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस नहीं करेगा। तो राइट। अगर स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस नहीं करेगा तो लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ये एक एडिशनल कॉस्ट होगी। तो अगर आप फ़ोन जितनी प्राइसिंग कर दोगे तो शायद लोग थोड़ा-सा बैक आउट करने लगे कि भाई मैं फ़ोन में ऑलरेडी $1000 एप्पल का ले रहा हूँ। अगर $1000 का ये भी डिवाइस है तो शायद लोगों को लगे कि बहुत महँगा हो जा रहा है, 2000 का टोटल मैं खर्चा कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे। तो इसलिए इन्होंने इसको प्राइस थोड़ा लो किया है। और दूसरा मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में 1-2 और आए थे। एप्पल के ही 2 बहुत बड़े को-फाउंडर तो नहीं बोलूँगा बट बहुत सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव थे। उन्होंने कंपनी छोड़ के एप्पल की खुद की एक फ़ोन बनाने की कोशिश की और उन्होंने एक अल्टरनेट ये फ़ोन बनाया, डिवाइस स्टार्टअप जैसा है, अभी मार्केट में कुछ 1 साल या 2 साल पहले आया था। उन्होंने उसकी कॉस्ट बहुत हाई कर दी थी, $800 कर दी थी और फिर उसमें हर हर महीने $20 का प्राइस पे करो। तो हाँ। उसकी वजह से लोग बिल्कुल ही उसको अडॉप्ट नहीं किया लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये डिसरप्शन जो है, प्राइसिंग के माध्यम से भी ये मार्केट को पूरा हिला देना चाह रहे हैं कि भाई राइट। $200 है, $200 यूएस में परचेज़िंग पावरिटी जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला, उतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये मार्केट में घुस जाएँगे जब, तो हो सकता है धीरे-धीरे या तो हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ाने लगे हम्म। या कुछ एडिशनल फीचर्स जो बोले कि भई अब हमको आप एक्स्ट्रा महीने में कुछ प्राइस दो। तो राइट। मुझे लग रहा है कि ये इनका एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम अडॉप्शन को इंक्रीज़ करें। मॉडल भी इनका हार्डवेयर सेंट्रिक ज़्यादा नहीं है, क्लाउड पे ही पूरा सब कुछ हो रहा है। तो मेबी कल को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट कर जाएँ तो वो ज़्यादा इनको बेहतर रहेगा, 4 साल 3 साल के पूरी बाद। दुनिया ही कर रही है और हाँ, हो सकता है कि इनका भी हो। अभी तो लोग बस ये जो डिवाइस आया है इसको ही लेके इतना एक्साइटेड है और लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा मैं इनका बैकग्राउंड भी देना हाँ, मैं चाहूँगा। वही पूछने जा रहा था आपसे अनाज इसके इनके बारे में बताइए, हैं कौन? क्या कहानी है इनकी? चाइनीज़ हैं? बहुत ही कौन से क्या है? रोचक कहानी है, मतलब ये टिपिकल कहानी जो हम जनरली देखते हैं कि हार्वर्ड, एमआईटी गए और फिर वहाँ से कुछ उन्होंने किया, उस तरह का नहीं है। तो चाइना में पैदा हुए थे, 33 साल के हैं, 1990s में बॉर्न हुए थे। फिर ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूके में गए पढ़ाई करने और आर्ट्स कॉलेज भी गए थे, तो इनको थोड़ा आर्ट्स डिग्री और उस तरह का भी प्योर ऐसे टेक्निकल नहीं है कि कंप्यूटर साइंस किया या रिसर्च किया, बहुत हार्डकोर जॉब किसी की तरफ आर्टिफिशियल कह रहे हैं आप? इंटेलिजेंस या एमएल में। कोई स्टीव जॉब्स की जी, भी ऐसी कहानी है? कुछ वो स्टीव जॉब्स की भी कहानी है। तो कैलीग्राफी सारी। उनका भी थोड़ा आर्ट बैकग्राउंड था, तो हो सकता है कि इनका भी थोड़ा उस तरह का है और शायद इसलिए कंपैरिज़न भी लोग जो है इंडस्ट्री में स्टीव जॉब्स से कर रहे हैं। लाइक मैंने जैसा बोला, नडेला ने राइट। बोला और बहुत लोग भी बोल रहे हैं कि ये नया, मतलब डिज़ाइन इसका इतना अच्छा है, शायद ये नया आईफ़ोन होगा एआई वर्ल्ड में। तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया यूके से, उसके बाद इन्होंने आके यूएस में 1-2 कंपनियाँ चालू की। पहली जो कंपनी चालू की वो हार्डवेयर ओरिएंटेड ही थी, तो हार्डवेयर बेस्ड कुछ बना रहे थे। और फिर बाइडू है, जो चाइना की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है, वहाँ का गूगल का आप मान सकते हो, गूगल से भी बड़ी है इनफैक्ट, गूगल ये चाइना में तो घुस ही नहीं पाया है, रेगुलेशन की वजह से। तो गूगल ने इन बाइडू ने इनको एक्वायर किया है, इनकी कंपनी को। और फिर ये वहाँ के चाइना गए, चाइना के हार्डवेयर यूनिट के कुछ वो थे, सीईओ टाइप्स थे, मतलब पूरा चला रहे थे, एग्ज़ीक्यूटिव थे। और फिर वहाँ से वापस यूएस आ गए और यूएस आके इन्होंने 1-2 कंपनी और चालू की। एक चाइना में सोशल स्टार्टअप चालू किया और फाइनली ये इनका चौथा या 5वां कंपनी है जहाँ इन्होंने हाँ। ये इस तरह के डिवाइस में करना चालू किया। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आ चुके हैं एशिया में, तो चाइना में तो ये रिकॉग्नाइज्ड पर्सन थे, मतलब काफ़ी बड़े, मेरे ख्याल से टेक इंडस्ट्री के वेटरन या गुरु माने जाते होंगे उस टाइम पे, या एटलीस्ट इमर्जिंग माने जाते होंगे लीडर। और इनको हमेशा से इसलिए फंडिंग और वो सब मिलती रही है। बाइडू से फंडिंग मिली, मैट्रिक्स जो बहुत बड़ा एक वेंचर कैपिटल है, उसके चाइना आर्म ने भी इनको खूब सारी फंडिंग दी है पास्ट में। तो चाइना से इनका कनेक्शन तो रहा है। तो अब अनादि बहुत ज़रूरी है, इस प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इनके बारे में भी किया। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि चाइना में जो ये इकोसिस्टम है स्टार्टअप का,
वो गायब होता जा रहा है। उसके बारे में क्या कहानी है कि एंड ऑफ द डे ये चाइना के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये चाइनीज कंपनी इसे फंड कर सकती थी। हो सकता है कल को जब आप कह रहे हैं कि ये स्मार्टफोन में ही इंटीग्रेट होने वाला प्रोडक्ट है, कि हो सकता है कल को माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल या एंड्रॉयड में इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको दिखेगा, तो ये चाइना के पास हो सकता था, चाइनीज कंपनी के पास हो सकता था, उनके स्मार्टफोन्स में देखने मिल सकता था। तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्या हो क्या रहा है चाइना में, स्टार्टअप इकोसिस्टम की क्या कहानी है, जरा हमें बताएं इसके बारे में। जी, बिल्कुल। मैं जब ये देख रहा था, इनकी जो हिस्ट्री थी पूरी, मतलब कैसे ये राइज़ किए, तो काफ़ी उतार-चढ़ाव है। यूके गए, यूएस आए, बट मुझे लगता है कि ये चूँकि ये वापस बायडू में गए, चाइना में गए, तो मुझे लगता है कि इनको हमेशा ऐसा होगा कि मैं अपनी कंट्री में वापस जाऊँ, अपने कंट्री में कुछ अपनी कंट्री के लोगों के लिए, या अपनी कंट्री से उसकी कंट्री की जो चाइना की टेक्नोलॉजी की जो सॉफ्ट पावर है, उसको शायद बढ़ाऊँ। तो ये वापस चाइना गए और फिर मैं देख रहा हूँ कि ये वापस यूएस आ गए, तो कुछ तो हुआ होगा। और मेरा जो इन्फरेंस है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं इस समय काफ़ी रिग्रेसिव हैं, काफ़ी प्राइवेट मार्केट या फ्री मार्केट इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, उसके काफ़ी खिलाफ है। और इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। आप अलीबाबा का एग्ज़ाम्पल देख लो कि अलीबाबा के जो जैक मा है फाउंडर, वो जब बहुत बड़ी होने लग गई उनकी कंपनी, तो शी जिनपिंग है और उनकी जो पार्टी है, उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्राइज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, इसको बंद कराओ। तो उनकी कंपनी को तुड़वा दिया, जैक मा गायब रह गए, 1-2 साल तक गायब थे, भाग रहे थे कहीं, तो ये उनको भी भगा चुके हैं। एडटेक बहुत बड़ा सेक्टर था, एडटेक पूरा ही वाइप आउट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि कुछ गलती से कर रहे हैं या एक दो इस तरह के एड हॉक डिसीजन है या किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी ही रही है। मतलब ये पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि एज एज मतलब ये तो उनकी पर्सनल मुझे लगता है विजन है, कंट्री की भी मुझे नहीं लगता चाहत है इस तरह की, बट उनका एक इंटरनल या प्राइवेट एक प्रोपेगेंडा है कि भाई मैं प्राइवेट बिजनेस को तो थ्राइव करने ही नहीं दूंगा। सबसे बड़ी जो चीज़ होगी पूरी चाइना कंट्री में वो है चाइना की पार्टी। और मुझे लगता है चाइना की पार्टी में भी इनका खुद का अस्तित्व और इनका खुद का मतलब कह सकते हैं भौकाल, मतलब इनको चाहिए कि मैं सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। और जब इस तरह का कोई आ जाता है लीडर, तो बहुत प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट होने लगती है। इनोवेशन जो हम बोलते हैं स्टाइफल होने लगती है, घुटने लगती है इनोवेशन। और मुझे लगता है कि इसलिए जितने सारे ये जो फाउंडर्स हैं चाइना के, अब वो भाग रहे हैं चाइना से। 2-3 न्यूज़पेपर वालों को इन्होंने लताड़ा है, भगाया है। और प्राइवेट सेक्टर में जितने ये टेक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कोई दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है। कुछ लोग मुझे लगता है जैसे ये आए हैं, यूएस जा रहे हैं। तो मोटा-मोटा यही है कि पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब में। और चाइना का डेफ़िनेटली पोटेंशियल है क्योंकि लोगों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह की पॉलिसी है आई थिंक उससे काफ़ी काफ़ी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। राइट, राइट, राइट। तो अनादि सही कहा आपने, यहाँ पे डेटा भी आपने दिया है कि भाई शी ने 1 ट्रिलियन वेल्थ विद इन फ्यू डेज डिस्ट्रॉय किया है जब उन्होंने एडटेक, ऑनलाइन कॉमर्स, गेमिंग सेक्टर को बंद करवाया था। मतलब $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा है नंबर। 1 वैसे ही ट्रिलियन। वैसे ही अगर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो बैंक लेंडिंग है, उसमें जो सरकारी कंपनीज को लोन जा रहा है, वो 2010 में 36% हुआ करता था, लेकिन 2016 में 83% है। यानी प्राइवेट सेक्टर को लोन बंद हो चुका है। और इतना ही नहीं, जैसा आपने कहा, ये जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, ये पूरा का पूरा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसे दे रहे हैं वो ड्राई आउट हो रहा है। आप देख सकते हैं 2018 तक चाइना और यूएस की अगर हम बात करें, तो दोनों में लगभग बराबर पैसा जा रहा था। ये जो ब्लू कलर है वो यूएस का बार है। और आप देख सकते हैं 2019, 20, 21, 22, 23 तक जो पैसा यूएस जा रहा है और जो चाइना जा रहा है, वो कितना ज्यादा श्रिंक कर चुका है, जो बता रहा है कि अब वेंचर कैपिटलिस्ट चाइनीज इकोसिस्टम में पैसे नहीं लगा रहे। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टअप फाउंडर्स इनके जैसे तो भाग ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया था, शी जिनपिंग इज अ कर्स ऑन चाइना, तो एंड अ बून ऑन वर्ल्ड, या फिर फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक अस। तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन आ रहा होगा, उसको दबाएं और आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा शी जिनपिंग पे, कैसे इसमें नरेंद्र मोदी जी की भी कंपैरिजन हुई है, कैसे आप देखें तो डेंग जियोपिंग से किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो अनादि, एंड ऑफ द डे आप हमें समझाएं आखिरकार ये प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, क्योंकि है तो बहुत अफोर्डेबल, लेकिन क्या ये अकेले सस्टेन कर पाएगा इस प्रकार से?
हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा एज़ फाइनल सॉर्ट ऑफ कमेंट। पहला तो ये टेक्नोलॉजी या इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता, और जो मैं आर्टिकल्स, जब मैं न्यूज़ जो रीड कर रहा था, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस डिवाइस को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। इस टेक्नोलॉजी को पहले कभी कोई बड़ी कंपनी इस तरह की चीज़ को हासिल नहीं कर पाई है। तो ये पहले ही कंपनी है जिसने मतलब आवाज़, वॉइस को समझना और फिर उससे कुछ एक्शन करना, एप्लीकेशन में ऑर्डर कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। ये जो पूरा एक जो फ्लो है, इन्होंने पूरा परफेक्ट कर दिया है। लेकिन एज़ अ डिवाइस ये फ़ोन नहीं है, आपको 2 डिवाइस कैरी करने पड़ेंगे। इसमें कैमरा है, बट कैमरा बहुत ही सबपार है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, और आज की दुनिया में अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो कॉल, ऑडियो कुछ भी अगर आपको फ़ोटो लेनी है, तो इस तरह के कैमरा से हो नहीं पाएगा। और ये इस कंपनी की कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनी, गूगल बहुत ज़्यादा आगे आ गई है। मतलब हार्डवेयर की, कैमरा की भी जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें मुझे नहीं लगता ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी कोर जो फ़ोकस है वो आवाज़, एआई, उस तरह की कॉम्पिटेंसी है। तो मुझे जो लग रहा है वो यही है कि ये डिवाइस को लोग एक्साइटेड हैं तो खरीदेंगे। शायद, लेकिन लोगों को समझ में आने लगे कि यार 2-2 डिवाइस कैरी करना उतना बल्कि इतना शायद फ़ीज़िबल नहीं है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये होगा कि या तो कोई बहुत बड़ी कंपनी इनको आके एक्वायर कर लेगी, कि भाई तुमने बढ़िया टेक्नोलॉजी बना दी है, एप्पल के पास इतना कैश पड़ा हुआ है इस समय, गूगल के पास खूब कैश फ्लो है। ये आके बोलेंगे कि भैया हम तुम कैश लो खूब सारे मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर, और $500 मिलियन की ऑलरेडी इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर में बिक जाएगी, और हो सकता है कि ये फिर टेक्नोलॉजी एप्पल और गूगल इस तरह की कंपनी इंटीग्रेट करने लगे। हालाँकि मैं इसके थोड़ा-सा खिलाफ हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उससे क्या है, मोनोपोली क्रिएट होने लगती है। तो मैं चाहूँगा कि ये एज़ अ कंपनी, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एज़ अ कंपनी फ़ोन डेवलपमेंट की तरह मूव करने लगे, एज़ अ फुल फ्लेजेड फ़ोन कंपनी बनने लगे। बट अभी तक फाउंडर ने इस तरह की कोई सिग्नल नहीं दिए, इस तरह की कोई विज़न या इस तरह का कुछ फ्यूचर प्लान नहीं बोला है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है रियलिस्टिकली, ये कंपनी शायद कोई बड़ी टेक कंपनी या कोई हार्डवेयर कंपनी इसको शायद एक्वायर कर लेगी। तो पहला मेरा पॉइंट ये था। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, ये सीख है इंडियन एंटरप्रेन्योर, इंडियन इकोसिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, कि देखो अब ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में कोई भी आदमी किसी भी कंट्री से आगे होके निखर के कंपनी चला सकता है और ग्लोबल लेवल पे एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है। और फ़ोन, एआई इस तरह की टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब पूरी दुनिया में सब लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपका मार्केट अब पूरा ग्लोब है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टेक इकोसिस्टम को डेफिनिटली इसको देखना चाहिए, और इससे सीखना चाहिए कि हम कैसे इस तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ें, और ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे हम प्रोडक्ट्स बनाएँ, जो पूरे वर्ल्ड में मतलब उसका कंज़म्पशन हो और लोग उसको खरीदें। इन्होंने बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिखाया है, शायद चाइना में अगर अच्छी पॉलिसीज़ होती तो चाइना से ही रिलीज़ कर देते। 2-3 और एग्ज़ाम्पल आ चुके हैं। ईवी बहुत बड़ी वियतनाम से कंपनी है, वो बहुत पॉपुलर होने लग गई है। पूरे विश्व स्तर पे चाइना में ईवी कंपनीज़ हैं। तो आई थिंक इंडिया के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में आप आओ, प्रोडक्ट बनाओ, ग्लोबल मार्केट है, बहुत ही ईज़िली लोग आपको देखेंगे और खरीद सकते हैं। वेरी ट्रू अनादि, वेरी ट्रू। और इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। बाकी हमारे दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपकी आर्थिक क्षमता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। और आप अगर यूएस में बैठे तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अन्यथा हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका यह है कि आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत संवाद हमारा चैनल है, तेजी से ग्रो हो रहा है, और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी आप अनादि से भी जुड़ सकते हैं। इनका ट्विटर हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां पर जाएं, इनको भी जरूर फॉलो करें। भारत संवाद को भी वहां पर ट्विटर हैंडल में आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनादि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।